नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोटद्वार दौरा, सिद्धबली मंदिर में दर्शन, बर्ड फेस्टिवल में करेंगे शिरकत। दोपहर बाद दिल्ली में उत्तराखंड महोत्सव रोहिणी सीजन 2 में लेंगे हिस्सा। प्रदेश भर में आमजन को मिल रहा जन जन द्वार शिविर का लाभ, ग्रामीणों की समस्याओं का हो रहा त्वरित समाधान। लाखों की संख्या में पहुंचा लाभार्थियों का आंकड़ा। अवैध खनन पर सख्ती का बड़ा असर, राज्य का वार्षिक खनन राजस्व 300 करोड़ से बढ़कर पहुंचा 1200 करोड़। प्राप्त राशि से जन कल्याणकारी योजनाओं को मिली रफ्तार। खट्टीमा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 ने गंवाई जान। प्रतापपुर में स्कूल बस और बाइक की भीषण टक्कर में 3 युवकों की मौत। वन विभाग की गाड़ी की टक्कर से एक महिला की थमी सांसें। और उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में बारिश और बर्फबारी की संभावना। हरिद्वार में कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोटद्वार दौरा है, जहां सिद्धबली मंदिर में करेंगे दर्शन। दोपहर 12:15 पर कोटद्वार वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिभाग करेंगे। तो दोपहर 3:30 पर मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। उत्तराखंड महोत्सव रोहिणी सीजन 2 में वे प्रतिभाग करेंगे। तो शाम को 5 बजे उत्तराखंड निवास चाणक्यपुरी नई दिल्ली पहुंचने का भी उनका कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश भर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के संचालित जन कल्याणकारी कैंप आम जनता के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। शासन द्वारा नागरिकों तक योजनाओं एवं सेवाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरंतर कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 21 कैंप आयोजित किए गए हैं, जिनमें 12,822 नागरिकों ने सहभागिता कर विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। इन कैंपों के माध्यम से आमजन को एक ही स्थान पर त्वरित समाधान, जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अद्यावधि तक प्रदेश में कुल 525 कैंप आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें अब तक 4,21,363 नागरिकों ने प्रतिभाग किया है। यह आंकड़े मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनहितैषी सोच, प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था एवं सुशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। चमोली के कर्णप्रयाग में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। उप जिलाधिकारी सोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। शिविर में कुल 58 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 52 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सड़क, बिजली और पानी से जुड़ी शेष शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
चमोली के पांडुकेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 339 लोगों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और स्वास्थ्य जांच कराई। उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने 18 शिकायतों में से 11 का मौके पर ही समाधान किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र व्यक्तियों के आवेदन भरे गए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के झूठे विवाह प्रलोभन के मामले में आरोपी बलविंदर शर्मा को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय ने सुनवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तारी की स्थिति में 25,000 के निजी मुचलके और 2 जमानतदारों पर रिहा करने के आदेश दिए। कोर्ट ने जमानत के साथ शर्त लगाई है कि आरोपी जांच में सहयोग करेगा, पीड़िता या गवाहों से संपर्क नहीं करेगा और बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाएगा। जोशीमठ के सुदूरवर्ती थेंग गांव में जाख देवता के 17 दिवसीय अनुष्ठान का भव्य समापन हुआ। हर तीसरे वर्ष आयोजित होने वाले इस उत्सव में भगवान जाख देवता ने क्षेत्र भ्रमण कर भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान जाख देवता जोशीमठ के नरसिंह मंदिर भी पहुंचे। अंतिम दिन गांव में विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। देवता के दर्शनों के लिए पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन व्यवस्था को पारदर्शी बनाए जाने और अवैध खनन पर सख्ती का बड़ा असर देखने को मिला है। सितंबर 2024 में लागू नई खनन नीति के बाद राज्य का वार्षिक खनन राजस्व 300 करोड़ रुपए से बढ़कर 1200 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। नई नीति के तहत ई नीलामी से खनन, लॉट आवंटन, सैटेलाइट निगरानी और तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। इसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप उत्तराखंड को खनन सुधारों में देश में दूसरा स्थान मिला। साथ ही केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत राज्य को 200 करोड़ की विशेष सहायता स्वीकृत की है। और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, नई खनन नीति लागू करने के बाद कितना फायदा होता राज्य को दिख रहा है? क्या इस नीति लागू के बाद से राजस्व में बढ़ोतरी हुई है? भानु, आपको बता दें कि नई खनन नीति लागू होने के बाद उत्तराखंड के राजस्व में काफी वृद्धि हुई है। 2024-25 की बात करें तो उसके पहले खनन नीति से पहले जहां 300 करोड़ का था, वो बढ़ करके 1200 करोड़ हो गया है राजस्व। तो आप समझ सकते हैं कि करीब 4 गुना बढ़ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ सरकार कहती है कि खनन नीति के कारण राजस्व में वृद्धि हुई है, वहीं विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है कि खनन के कारण आम सरकार के खनन के दम पर चल रही है और सरकार मनमाने ढंग से खनन को करा रही है और सरकार की इसमें संलिप्तता है और किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि बीजेपी के जो हरिद्वार से सांसद रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी सरकार की खनन नीति पर सवाल उठाया था कि हरिद्वार में खनन अनियंत्रित ढंग से हो रहा है। तो सरकार की अपनी है कि राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन विपक्ष भी खनन नीति को लेकर के लगातार सरकार का विरोध करता रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने लाइसेंसी हथियारों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चेतावनी दी है कि हथियार केवल निर्धारित उद्देश्य जैसे आत्मरक्षा के लिए ही रखे जाएं, किसी भी तरह का प्रदर्शन या दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल अपराध या अराजकता में हुआ तो लाइसेंस तत्काल रद्द कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशासन द्वारा हथियार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। 2 से अधिक हथियार रखने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें अधिकांश मामलों में लाइसेंस सरेंडर हो चुके हैं, जबकि शेष पर कार्रवाई जारी है। तो पर्सनल वेपन्स लोगों ने लाइसेंस के माध्यम से लिए हैं, उन सभी को डायरेक्शंस दिए गए हैं, चेतावनी दी गई है कि वो जिस प्रयोजन के लिए लिए गए, सेल्फ डिफेंस आदि के लिए या फिर जिस भी तरीके से ले, उसका कोई भी ऐसा प्रदर्शन ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में न लें। और एक सत्यापन भी हम करवा रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हथियार जो रखा हुआ है, अगर उसका कोई भी क्राइम किया जाता है उसके द्वारा या फिर कोई अराजकता फैलाई जाती है तो उन पर हम लोग लाइसेंस कैंसिलेशन के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे। भारत सरकार के 2 से अधिक के लाइसेंस की उनकी सूची हमारे पास उपलब्ध है, उन सभी को नोटिस दे दिए गए हैं और मैक्सिमम केसेस में या लाइसेंस उन्होंने सरेंडर कर दिए हैं, हथियार सरेंडर कर दिए हैं। 1-2 केसेस अभी भी पेंडिंग है, उन पर भी हम कार्रवाई करें। लोक निर्माण सचिव पंकज पांडे ने चंपावत दौरे के दौरान निर्माणाधीन बाईपास और स्वाला डेंजर जोन का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को चंपावत बाईपास का कार्य 2 वर्ष और स्वाला डेंजर जोन का ट्रीटमेंट मार्च 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। सचिव ने लोहाघाट बाईपास के लिए नया प्रस्ताव बनाने को भी कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों का सुदृढ़ीकरण सरकार की प्राथमिकता है और निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। सचिव महोदय द्वारा हमको ये निर्देश दिए गए कि जो हमारा चंपावत बाईपास का कार्य भी गतिमान हो रहा है, उनका कहना यह है कि आप इसको जल्दी से जल्दी मशीनरी बढ़ा के और इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाइए। तो लगभग 2 साल का टाइम पीरियड इस कार्य के लिए है, तो उन्होंने कहा इसको 1.5 साल के अंदर आप कंप्लीट कराइए, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोहाघाट की टीम लगातार लगी हुई है। इसके अलावा सचिव महोदय द्वारा स्वाला में भी उपचार के कार्यों का निरीक्षण किया गया, जिसमें हिल साइड में और वैली साइड दोनों तरफ को उन्होंने ये निर्देश दिए कि इसको आप मार्च तक किसी भी हालत में कंप्लीट कराइए और हमारी टीम इसके लिए लगी हुई है। और अल्टरनेट ऑप्शन स्वाला के लिए उन्होंने कहा कि एक्सप्लोर कर लीजिए, अगर हो सकते हैं तो हमारी जो NH राष्ट्रीय राजमार्ग खंड की टीम है काम कर रही है। नैनीताल जिले में जन स्वास्थ्य को देखते हुए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को मजबूती दी जा रही है। जिले में वर्तमान में 60 आयुर्वेदिक अस्पताल संचालित हैं, जहां 100% डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। हल्द्वानी में 50 बेड का नया आयुर्वेदिक अस्पताल शुरू होने से मरीजों को बड़ी राहत मिली। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर महेंद्र सिंह गुंजियाल ने बताया कि यहां रोजाना करीब 300 मरीज पहुंच रहे हैं। जन अस्पताल में पंचकर्म और मर्म चिकित्सा जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जनपद नैनीताल में जब से मैं 2019 में यहाँ पर आया हूँ एज ए जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, तब से आयुर्वेद की स्थिति बहुत काफ़ी बड़ी है, स्थिति बहुत अच्छी हुई है। और लगभग हमारे जो सीमांत क्षेत्र के जितने भी जो गांव में स्थित चिकित्सालय है, वहाँ पर उनको जो HWC वो जो वेलनेस सेंटर हमारे खुले हुए हैं, वहाँ उसके खुलने से उनको सारी सुविधाएं, ब्लड टेस्ट वगैरह हो जा रहा है और उसके अलावा जो गर्भिणी महिलाओं का इलाज हो जा रहा है और जनरल ट्रीटमेंट वगैरह बहुत बढ़िया चल रहा है। और 50 बेड में जब से ये चिकित्सालय खुला है तो क्षेत्र की जनता को ये बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक ही छत के नीचे हमारे कई विधा के डॉक्टर बैठे हैं। विकासनगर में कश्मीरी युवकों के साथ हुई मारपीट का मामला अब गर्माता जा रहा है। इस घटना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। हिंदुवादी नेता के नेतृत्व में आरोपी दुकानदार की पत्नी ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें कश्मीरी युवकों पर अभद्रता और छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। खटीमा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की जान चली गई। नानकमत्ता के प्रतापपुर में स्कूल बस और बाइक की भीषण टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं दूसरी घटना में वन विभाग की गाड़ी की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। विधायक भुवन कापड़ी ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया है।
गांव में एक स्कूल बस से और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें प्रतापपुर के रहने वाले 3 युवकों की मौत हो गई है। तो इस सूचना पर हम लोग यहाँ सरकारी हॉस्पिटल लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर डॉक्टरों से बातचीत के बाद हमको पता चला है कि भाई तीनों ही लोग मृत हो गए हैं। इसमें रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 3 लोग आए थे, जिसमें तीनों की मृत्यु अवस्था में ही लाए गए थे, जिनमें एक की उम्र लगभग 22 और बाकी दूसरे की 24 और 34 साल है। जब उनको लाया गया वो मृत अवस्था में थे। पहला भी एक्सीडेंट में ही एक्सीडेंट हुआ है शाम के समय, सबोरा पटिया का वो लाई है वहाँ से। उनका नाम बिमला देवी है, 58 साल उम्र है। उनको भी जब लाया गया तो वो मृत अवस्था में थे। देहरादून में मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर वन विभाग ने महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में संघर्ष रोकने की रणनीतियों और मुआवजा प्रणाली पर चर्चा की गई। वन विभाग के हॉफ आर.के. मिश्रा ने बताया कि भालू, तेंदुआ और हाथी के हमलों को रोकने के लिए स्थानीय लोगों से सुझाव लिए गए हैं। इन सुझावों को दिल्ली में आयोजित होने वाली पार्लियामेंट कमेटी की बैठक में पेश किया जाएगा। इसमें हमने विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित किया है और उन्होंने जो मुख्य बात रखा है वो बंदर से परेशानी, सुअर से परेशानी, एवं कुछ लोगों ने कह रहे हैं कि उनको मुआवजा नहीं मिलता है, पर्टिकुलरली गाय का बछड़ा या बकरी के लिए। मैं आपका चैनल से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जो मानव वन्यजीव संघर्ष निधि है उसमें ये सभी चीज़ के लिए प्रोविज़न है, चाहे आपका फसल क्षति हो, चाहे आपका बागान का क्षति हो, चाहे आपका बछड़ा या मवेशी इंक्लूडिंग आपका बकरी, इसका अगर क्षति होता है एवं उसका छानी या भवन है ना, तो उसके लिए इसमें प्रोविज़न है। आप प्लीज़ अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद फिर हमने बजट को उपलब्धता को देखते हुए कि हर चीज़ का कोई सीमित होता है, इस साल नहीं हो पाएगी, अगले साल जो भी है, हमने उसको देखते हुए सभी DFOs को निर्देश दिया गया है कि लोगों का कोई अगर इस प्रकार का मानव वन्यजीव संघर्ष में कोई क्षति होता है तो उसको पूरा संवेदनाशील के साथ एवं नियम के अनुसार उसको डिस्बर्स करें, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस हमारा रहे। मानव जीव संघर्ष की प्रतिदिन घटनाएं आ रही हैं, बढ़ रहा है निश्चित रूप से, और उसका एक कारण भी है कि मानव आबादी भी बढ़ी है और वन्यजीव आबादी भी बढ़ी है। जंगल के अंदर जो वन्यजीव है उनके जो आहार है उसमें कुछ कमी आई होगी, तभी वो गांव की तरफ आते हैं, या कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो गई हैं, संसाधन हो गए हैं कि सड़कें वहाँ तक पहुँच गई और चीज़ें हो गई। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि हुई है। उसमें यद्यपि डेथ के ओकेजन्स कम हैं, लेकिन घायल के ज़्यादा हैं। रुड़की की मंगलौर कोतवाली में आगामी रविदास जयंती के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सीओ विवेक कुमार और कोतवाली प्रभारी ने क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा की। अधिकारियों ने अपील की कि सभी त्योहार आपसी सद्भाव और शांति के साथ मनाएं। 1 फरवरी से निकलने वाली शोभा यात्राओं के दौरान पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरवरी 2026 को और आगे आगामी 1-2 दिनों में अन्य यात्राएं भी रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जो की जा रही हैं, उसी के संबंध में गोष्ठी जो है वो हमारे द्वारा आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधान और जो संबंधित रविदास जयंती कमेटी से संबंधित जो लोग हैं उन्होंने प्रतिभाग किया और इस संबंध में शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाने और उससे संबंधित अगर कोई समस्या है उसके बारे में बताने के लिए जो है निर्देश निर्गत किए गए। जो भी परमिशन जो आपके द्वारा दी गई है उन्हीं के आधार पर जो है इस बात को असेस किया जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से चीजें हों और उसी आधार पर जो परमिशन दी जाएगी। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जैसे ऊंचाई वाले जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी
की संभावना है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिर सकती है, जिससे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के ऊपरी हिस्से बर्फ से ढकने की उम्मीद है। मैदानी जिले हरिद्वार में मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ेगी। बर्फीली हवाओं से तापमान में गिरावट आएगी। खासतौर पर सुबह और शाम के समय हर की पैड़ी और गंगा किनारे ठिठुरन ज्यादा महसूस की जाएगी। दिन में धूप रहेगी, लेकिन रात होते ही ठंड तेज हो सकती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जन टीवी के साथ।